चलो, तो आज उसी चैप्टर का टॉपिक है एक नया, सप्लाई का। सप्लाई क्या होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ति। ठीक है, तो मांग और पूर्ति दो अलग अलग शब्द है। तो मांग हमने क्या बताई थी कि भाई जिस भी निर्धारित कीमत पे मैं एज ए कस्टमर खरीदने के लिए एग्री हूं, तो वो तो क्या कहलाएगी, मांग। लेकिन इस बार में कौन बन गया, पूर्ति। सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर, विक्रेता, भाई जो मैन्युफैक्चर करता है वो पूर्ति करता है। ठीक है, तो सप्लाई से मतलब है कि मैं एक निर्धारित कीमत पर कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, सप्लाई कहलाएगी, पूर्ति कहलाएगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया सप्लाई। दूसरा, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की। तो लॉ ऑफ डिमांड, जैसे मांग का नियम था ना, वैसे ही पूर्ति का नियम है। तो मांग के नियम में क्या था, याद है कि जब बता, हाँ, अन्य बातों के समान रहने पर, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, प्राइस इंक्रीज मतलब बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज, और वाइज वर्सा। ठीक है, इसके विपरीत, वाइज वर्सा का मतलब होता है इसके विपरीत। तो यहां तो प्राइस बढ़ाया, क्वांटिटी क्या हो गई, अब की बार मैं प्राइस कम कर दूंगा तो क्वांटिटी, ये तो है मांग का नियम। पूर्ति के नियम में क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में पॉजिटिव चीजें होती है। ठीक है, अब तुम अभी कस्टमर के नहीं, तुम एक दुकानदार या तुम एक मैन्युफैक्चरर बन के सोचो कि तुम अगर अपने प्राइस, तुम्हारे गुड्स के प्राइस बढ़ते जाते हैं तो तुम कम बेचोगे ज्यादा। क्यों, हमारा मार्जिन बढ़ेगा, हमें फायदा ज्यादा होगा। ठीक है, कस्टमर क्या सोचता है, अपना फायदा सोचता है। प्रोड्यूसर, उसको कस्टमर को तो सस्ती चीजें चाहिए, अच्छी लेकिन सस्ती, 2 रुपया में 100 चाहिए किलो भर को। यही तो होता है ना कस्टमर, अगर उसको कोई बेचेगा ना तो मना नहीं करेगा, वो तुरंत लेके और पार। सप्लायर क्या सोचता है, मतलब प्रोड्यूसर, कि मेरे वो 1 किलो सोनो और 2 रुपया में बिके। समझ गए बात, तो मैं अपना फायदा सोचता हूँ, कस्टमर अपना फायदा। तो अभी हम कस्टमर के फायदे के साइड में रखेंगे और किसके फायदे की बात करेंगे, हम मतलब मैन्युफैक्चरर जो पूर्ति करता है। तो वो कहता है कि अदर थिंग, यहां भी क्या रखो, कांस्टेंट। अदर थिंग कांस्टेंट का मतलब है अन्य बातों के समान रहने पर, कि सारी चीजें अपने हिसाब से चल रही है। ठीक है, लेकिन हमने किसमें, प्राइस में क्या करा, परिवर्तन करा, और प्राइस क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो ये सप्लायर अपनी क्वांटिटी सप्लाई को भी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, हम सरसों का, गेहूं का, सरसों का स्टॉक करते हैं ना, क्यों, कि प्राइस बढ़ेगा जब बेचे। आज मान लेते भाव चल रहे 6000, बहुत लोगों ने स्टॉक कर रखी होगी, आज 1 घंटा बाद अनाउंस कर दो कि सरसों का प्राइस 8000 हो गया है, और आज रात 12 बजे तक ही रहेगा। सारा जमींदार किसान अपनी नींद छोड़कर खेता में, मतलब मंडी में पहुंच जाए, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो फायदा ज्यादा होगा, और फायदा ज्यादा होगा तो बेचो, इसलिए तो इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे ही सारी बातें अपनी जगह है, ठीक है, तुम प्राइस को क्या कर दो, बढ़ा दो। सप्लाई भी, गांव में चारों तरफ बाढ़ आ रही है, ठीक है, और तुमने कह दिया आज रात में 12 बजे तक जो मंडी में पहुंचा दे, तो वो की सिर्फ हम 9000 10,000 खरीद लेंगे, आओगे कोई, अरे फायदे देखेगा, जान बचाऊंगा भाई, बाढ़ आ रही है। तो हमें और सारी चीजें को क्या रखना है, स्थायी रखना है। ठीक है, और प्राइस में चेंज करेंगे ना तो सप्लाई क्वांटिटी क्या हो जाएगी, चेंज। और अगर मैं प्राइस गिरा दूं तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। आगे बात समझ में, तो देखो दोनों एक साइड जा रहे हैं, दोनों, तो हमारे जो इनके बीच रिलेशन हो कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी, एक घटेगा तो दूसरा भी। ठीक है, आगे लोग सप्लाई समझ में क्या कह रहा है, अन्य बातों के समान रहने पर, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, कीमत बढ़ा दी जाए तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीज, सप्लाई ऑफ क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, आगे जाते हैं। इसका जो डिमांड कर होता है वो कैसा होता है, देखो, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई। अगर 1 रुपये प्राइस है
तो मैं कितनी यूनिट बेचने को तैयार हूं? 1। 2 हो गया तो 3 है तो 4 है तो और 5 है तो भाई प्राइस बढ़ाता जाऊंगा, सप्लाई बढ़ती जाएगी। इधर तो हम क्या शो करते हैं? क्यू यानी कि मात्रा, क्वांटिटी, और यहां पे क्या शो करते हैं? प्राइस यानी कि कीमत। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, जब प्राइस 1 है तो कितनी क्वांटिटी को बेचने के लिए तैयार हूं मैं? तो मेरा डायग्राम, ठीक है। जब प्राइस 2 है तो, जब प्राइस 3 है तो, जब प्राइस 4 है तो, जब प्राइस 5 है तो। ठीक है, अब मैं इन पॉइंटों को क्या करूं? एक दूसरे से कनेक्ट करूं, तो मेरा जो डायग्राम है कैसे बनेगा? अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। ठीक है, तो कैसा डायग्राम होगा? ऊपर की ओर। अब ऐसा डायग्राम क्यों बढ़ता है? क्योंकि इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन, कैसा संबंध है? धनात्मक। ठीक है, सकारात्मक या धनात्मक, कुछ भी कह, दोनों में धनात्मक या सकारात्मक संबंध है। डिमांड में क्या होता था? एक बढ़ती जाती थी और क्वांटिटी डिमांड घटती जाती थी, तो उनमें कैसा रिलेशन था? ऋणात्मक। इसलिए डिमांड का कर्व कैसा होता है? ये वाला। ठीक है, प्राइस बढ़ाओगे क्वांटिटी गिरती चली जाएगी। जब 5 रुपए प्राइस था ना तो लोग एक ही खरीदते थे। जैसे प्राइस 4 हुआ लोगों ने 2 खरीदने स्टार्ट कर दिया। जैसे प्राइस 3 हुआ लोगों ने 3 खरीदनी स्टार्ट कर दी। जैसे प्राइस 4 हुआ लोगों ने 1 खरीदनी स्टार्ट कर दी। तो मैं प्राइस कम करते जा रहा हूं, क्वांटिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती। मैं प्राइस बढ़ाते जाऊंगा तो क्वांटिटी क्या होती जाएगी? कम। इसलिए इसमें कैसा ग्राफ बनेगा? ऋणात्मक। क्या बोलते हैं इसको? लेफ्ट टू राइट, बायां से दाएं की ओर। ठीक है, और यहां क्या बोलेंगे? बाएं से दाएं के ऊपर की ओर। ठीक है, वो नीचे की ओर, वो ऊपर। आगे बात समझ में? और क्या रह गया? अब चलते हैं पूर्ति के निर्धारक तत्व। पूर्ति के निर्धारक तत्व। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। ठीक है, तो वो अदर थिंग क्या क्या है? वो ही निर्धारक तत्व। ठीक है, जैसे प्राइस ऑफ इनपुट। प्राइस ऑफ इनपुट का मतलब होता है कि मुझे बेसन के लड्डू बेचने। ठीक है, तो प्राइस इनपुट क्या होगा उसके लिए? कैसे बनाऊंगा बेसन के लड्डू? बेसन यूज करके। ठीक है, अब बेसन, सुनो, प्राइस है बेसन का 120 रुपए किलो, और मैं उसमें जब घी मिलाता हूं और शुगर मिलाता हूं और लड्डू बनाता हूं तो लड्डू बिकते हैं 600 रुपए किलो। अच्छा, 1 किलो लड्डू को बनाने की कॉस्ट मेरी कितनी होती है? 500 रुपए। ठीक है, अब मान लो यही जो 1 किलो बेसन आता था ना, वो 120 की बजाय कितना आएगा? 80। बाकी सारी चीजें सेम रेट है, तो मेरी कॉस्ट उतनी 500 में से कितनी कम हो जाएगी? 40, 460। ठीक है भाई, वो बेसन सस्ता हुआ तो इनपुट सस्ते हो गए, और बेचूंगा कितने में? 600 रुपए किलो। तो मार्जिन बढ़ेगा घटेगा मेरा? यहां मेरे को कितने बचते थे? सिर्फ 100। यहां कितने बचने लग जाएंगे? तो अब मैं सोचूंगा कि हो सके जितनी क्वांटिटी, क्योंकि बाद में बेसन महंगा होगा, फिर वही 100 रुपए बचेंगे तेरे को। या मैं ज्यादा कुछ नहीं तो मैं बड़ा बड़ा के रख लूंगा, बेसन खरीद के रख लूंगा। भाई जहां पहले मैं एक कट्टा खरीदता था, मैंने 5-7 इकट्ठे खरीद लिए। ठीक है, शादियों के दौर में जो रसगुल्ले वाले, जैसे मिठाइयों वाले होते हैं ना, हमारे गांव में एक फैक्ट्री है, वीडियो में बता, उसका प्रचार हो रहा है, रसगुल्ले बिकते हैं हमारे गांव में। तो उसके दुकान पे चीनी क्या कर लेते? वो स्टॉक कर लेते। उनको पता जैसे अभी मार्केट डाउन चल रहा है
तो अभी क्या मिलेगी, सस्ती। जैसे ही स्टार्ट हुआ तो मार्केट क्या होगा, अप होगा, फिर हमें महंगे खरीदने पड़ेंगे। एक फैक्टर यही होता है, मतलब जो सप्लाई जिन पर निर्भर करती है, प्राइस ऑफ इनपुट। तो प्राइस ऑफ इनपुट का मतलब समझ में आ गया कि भाई जो हमें रॉ मटेरियल के रूप में यूज करना है, कच्चे माल के रूप में, जैसे मीठे में बनाने के लिए चीनी चाहिए, मैदा चाहिए, और भी जो भी चीजें चाहिए, तो वो अगर सस्ती है तो हमारा मार्जिन बढ़ जाएगा और हम हमारी सप्लाई को बढ़ा देंगे। ठीक है। एक मान लो गवर्नमेंट पॉलिसी, कानून, पॉलिसी को क्या कहते हैं, नियति। ठीक है। गवर्नमेंट कहते हैं कि जो तुम प्रोडक्ट है ना, उस पर पहले 20 रुपए टैक्स लगता था, आज से 40 रुपए टैक्स लगेगा। तो प्राइस महंगे हो जाएंगे, तो कस्टमर क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। अब मेरी इनकम बढ़ रही है क्या टैक्स बढ़ाने से, नहीं बढ़ रही ना, तो मैं अपनी क्वांटिटी को क्या करूंगा, अब लोग खरीदेंगे नहीं तो कम हो जाएगी। ठीक है भाई, गवर्नमेंट पहले मेरे से 20 रुपए पर यूनिट टैक्स चार्ज करती थी, अब कितने कर रही है, तो मेरा रेवेन्यू कम हो गया ना, तो मैं ऐसे प्रोडक्ट का काम करना क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, जहां पे गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगाती है। ठीक है। तो उस तरीके के कुछ ऐसे फैक्टर है, दो ही है हमारी किताब में, उन दो को ही पढ़ लेना। ये हो गए हमारे पूर्ति के निर्धारक तत्व, और इसी के साथ समाप्त। नहीं हुई है, अभी हो रहा है, बंद कर दे इसको, तो बंद कर दे, कर दे चल। तो अब हमारा टॉपिक है एक चेंज इन सप्लाई। जैसे चेंज इन डिमांड होता है वैसे चेंज इन सप्लाई होता है। ठीक है। तो मैं सप्लाई और डिमांड मतलब दोनों को एक साथ ही करता। तो हमारे पास दो तरह के रीजन होते हैं चेंज के, मतलब चेंज होते हैं दो तरह के। फर्स्ट जिसको हम कहते हैं मूवमेंट इन सप्लाई, जैसे मूवमेंट इन डिमांड होता है, और एक होता है शिफ्ट इन सप्लाई। तो मूवमेंट इन सप्लाई और शिफ्ट इन सप्लाई में क्या फर्क है वो समझते हैं। देखो, जो मूवमेंट, जो इसको हिंदी में हम कहते हैं पूर्ति में बदलाव, नहीं मूवमेंट रोटेशन देख लेना क्या है, मूवमेंट या रोटेशन कहते हैं इसको। ठीक है। और इसको कहते हैं पूर्ति में, पूर्ति वक्र में शिफ्ट, शिफ्ट को शिफ्ट ही कहते हैं। तो मूवमेंट वाला जो देख लेना क्या है। तो ये सबसे पहला रीजन आता है प्राइस, कि जो सप्लाई में मूवमेंट होगा ना, उसका तो रीजन क्या होगा, प्राइस में चेंज, प्राइस में बदलाव। ठीक है। तो जो मूवमेंट होगा वो तो किसकी वजह से होगा, प्राइस की वजह से, और जो शिफ्ट होगा वो होगा अदर थिंग की वजह से, अदर थिंग्स की वजह से। ठीक है। समझते हैं कैसे। ये हमारा एक सप्लाई, एक पैनल है और उसका ये सप्लाई कर। तो हम सपोज करते हैं कि जब हमारा प्राइस कुछ 10 रुपए हुआ करता था, तो हम कितनी क्वांटिटी सप्लाई करते थे, 15 यूनिट सप्लाई करते थे। ठीक है। मैंने क्या बोला कि मूवमेंट किसकी वजह से होगा, प्राइस में बदलाव की वजह से। तो हमने क्या करा, प्राइस बढ़ा दिए, तो उसकी वजह से सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्राइस हो गया 15, सप्लाई होगी 20 यूनिट की। ठीक है। ये हमारी क्या है, क्वांटिटी, और ये प्राइस। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा कर्व पहले टच कर रहा था ई पॉइंट में, अब हमने वहां से मूव करके कहां ले आए, ई डैश पे। यानी कि मूवमेंट के केस में हम एक सेम कर्व पर ही क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे, रोटेशन करते रहेंगे। सपोज हमने सप्लाई घटा दी, सॉरी प्राइस घटा दिया, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। प्राइस कर दिया 5 रुपए, सप्लाई रह गई 10 यूनिट। ठीक है। तो ये दो तरह के, मतलब एक ही सप्लाई कर्व पे अलग अलग लोकेशन पे रोटेट करना ही क्या कहलाता है, मूवमेंट इन सप्लाई कहलाता है। अब कैसे लिखना है कि प्राइस में परिवर्तन के कारण सप्लाई कर्व में जो परिवर्तन होता है उसे हम
पूर्ति में बदलाव या पूर्ति में रोटेशन मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो मूवमेंट होता है ये भी होता है दो तरह के। एक होता है एक्सपेंशन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे विस्तार, और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे संकुचन। एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना, किसी चीज को बढ़ाना, और कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। जैसे एक बलून में जब तुम एयर डालोगे तो वो क्या करता जाएगा, फूलता जाएगा, और जब उसके जो भी मतलब उसका जो हिस्सा है ओपन कर दोगे और लीकेज कर देगा तो वो सिकुड़ना स्टार्ट कर देगा, कम होता चला जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो एयर है ना उस बलून की, वो क्या है, प्राइस, कि मैं जितनी हवा एक्स्ट्रा डालूंगा, प्राइस बढ़ाऊंगा, तो मेरी क्वांटिटी बढ़ेगी, और हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, सॉरी जो क्या बोलेंगे सप्लाई कर्व है, वो कहाँ, ई पॉइंट से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा ई डैश। तो प्राइस की वजह बढ़ा, जैसे हमने प्राइस बढ़ाए तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ गई, इसको तो हम कहते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई। और जैसे ही हमने इसको रिवर्स किया कि प्राइस 10 रुपए है ना, इससे कम करके कितना कर दिया, 5, और सप्लाई भी हमारी 15 यूनिट से कितनी हो गई, 10 यूनिट। तो अब हमारा जो पॉइंट आएगा वो काम रोटेट हो जाएगा उसका प्राइस सप्लाई कर्व का ई डैश। ठीक है, इसको नया नाम देते हैं E1, ये हमारा ई डैश हो गया, ये E1। तो इस तरह के जो सप्लाई कर्व में बदलाव आते हैं, रोटेशन आते हैं, उसको कहते हैं मूवमेंट इन सप्लाई, पूर्ति में बदलाव, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। तो लिखना क्या है कि यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी सप्लाई मात्रा भी बढ़ जाएगी, जिसको हम एक्सपेंशन इन सप्लाई बोले। प्राइस में कम करने से क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसको हम पूर्ति में संकुचन बोले। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई। देखो, शिफ्ट का सबसे अच्छा मतलब है कि ये तो हमारा क्या है, सप्लाई कर्व, ठीक है, जिसमें हम किसी एक कीमत पर सपोज 10 रुपए पर कितनी यूनिट बेचते हैं, 15 क्वांटिटी सोल्ड करते हैं। ठीक है, यहां जो हमें चेंज करना है ना, किसको में करना है, अदर थिंग, कि अन्य बातों में बदलाव करने की वजह से एवं प्राइस को स्थिर रखते हुए जो उसकी मात्रा में परिवर्तन आएगा वो क्या कहलाएगा, पूर्ति वक्र में शिफ्ट कहलाएगा। कि हमारा प्राइस आज भी 10 ही रहेगा, लेकिन किसी रीजन की वजह से उसकी सप्लाई, अदर थिंग में चेंज की वजह से उसकी सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई, 15 से कितनी होगी, 25 यूनिट होगी। ये जो अन्य बातें हैं वो हमारे फेवर में चेंज हुई, तो उस वजह से हमारी सप्लाई बढ़ गई। जैसे इनपुट के प्राइस घट गए तो हमने सप्लाई बढ़ा दी, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई तो हमने सप्लाई बढ़ा दी। ठीक है, किसी भी रीजन में बस प्राइस को तो क्या रखना है, एज इट इज। देखो, मैं पहले प्राइस भी इतने पे बेच रहा था और आज भी उतने पे बेच रहा हूं, लेकिन किसी कारण और बस अदर थिंग में चेंज हुआ, और उस अदर थिंग में चेंज की वजह से हमारी सप्लाई बढ़ गई। तो अब हमारा सप्लाई कर इस पर टच ही नहीं होगा, अब एक नया सप्लाई कर बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे, जब हम एक किसी नए सप्लाई कर पे मूव कर जाते हैं ना, उसको बोलते हैं शिफ्ट ऑन। तो यहां बोलेंगे शिफ्ट इन सप्लाई। अब हमारे सप्लाई कर्व S1 पे चला गया, कहां से, S, किसकी वजह से, प्राइस को तो क्या रखा, स्थिर कांस्टेंट, और किसको चेंज कर दिया, क्वांटिटी, सप्लाई को बढ़ा दिया। ठीक है, अच्छा, इसमें ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इंक्रीज यानी कि वृद्धि, पूर्ति में वृद्धि, और एक होता है डिक्रीज यानी कि पूर्ति में कमी। पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी, अब उसको भी बताता हूं। तो जब हम कीमत को एक समान रखते हैं, स्थिर रखते हैं, और अन्य बातें में बदलाव के कारण हमारी सप्लाई पूर्ति या सप्लाई बढ़ जाती है, तो उसको बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, जिसमें हम कहां शिफ्ट हो गए, राइटवर्ड। और डिक्रीज का मतलब है कि वही जो हमारे फेवर में चेंज हो रही थी तो पूर्ति बढ़ रही थी, इस बार हमने हमारे अनफेवर में कर दी, अपोजिट कर दी, तो हमारी पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे इनपुट के प्राइस बढ़ गए, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी हमारे फेवर में नहीं रही, तो उसकी वजह से हम हमारी सप्लाई को क्या करेंगे, कम कर देंगे। और देखो,
मेन पॉइंट से क्या हो गया, कम हो गया, मेन पॉइंट से क्या हो गया, बढ़ गया। तो कम होने को बोलेंगे पूर्ति वक्र में कमी, डिक्रीज इन सप्लाई, और वृद्धि होने को बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, यानी कि सब पूर्ति में वृद्धि। तो कीमत में परिवर्तन के कारण जो बदलाव आएगा उसको तो मूवमेंट इन सप्लाई बोलेंगे, और अन्य बातों में बदलाव, और प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, तो हम उसको बोलेंगे पूर्ति वक्र में शिफ्ट। जहां हम एक ही पूर्ति वक्र पर ऊपर नीचे आगे पीछे मूव करते रहते हैं, अप एंड डाउन, ठीक है, तो वो हम क्या कहलाएगा, मूवमेंट। और शिफ्ट में हमारा पूर्ति वक्र ही चेंज हो जाएगा, यानी कि सप्लाई कर्व ही चेंज हो जाएगा। तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड मूवमेंट, लेफ्टवर्ड मूवमेंट। तो इस वाले चेंज को बोलते हैं हम राइटवर्ड मूवमेंट, ठीक है, और इसको बोलेंगे लेफ्टवर्ड मूवमेंट। क्लियर? चलो अब एक टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसको कहते हैं पूर्ति की, प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई को कीमत लोच। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हमें प्रोडक्ट के प्राइस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है, तो उससे प्रोडक्ट की क्वांटिटी सप्लाई में क्या चेंज आता है, तो उस चेंज को बताने के लिए हम क्या बताते हैं, पूर्ति की कीमत लोच कहते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, किसी भी रीजन से क्वांटिटी सप्लाई चेंज होना, उसके जो रिस्पॉन्सिवनेस, उसकी जो डिग्री है वो क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है, यानी कि लोच कहलाती है पूर्ति की। और प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब है कि किसी भी फैक्टर में से, किसकी वजह से, कीमत की वजह से, अगर जो सप्लाई में जो चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे, कीमत लोच बोलेंगे, ठीक है। अब ये डिग्री हमारी 5 अलग अलग तरह की होती है। मैं एक बार इसकी थ्योरी फिर बता देता हूं कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के वजह से वस्तु की पूर्ति मात्रा में जो परिवर्तन आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्ति की कीमत लोच बोलेंगे, ठीक है। और ये कितने तरह की होती है, 5 प्रकार की इसकी डिग्री होगी। पहली, जिसको हम कहते हैं पूर्णतया लोचदार, ठीक है, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा है हमारा पूर्णतया लोचदार सिर्फ, जिसको हम कहते हैं सिर्फ इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक। एक होती है हमारी यूनिट इलास्टिक, इकाई लोचदार, ठीक है, यूनिट इलास्टिक। और एक होती है हमारी रिलेटिवली इनइलास्टिक, इसको बोलेंगे बेलोचदार। रिलेटिवली इन इलास्टिक। एंड फाइनल परसेंट, जिसको हम कहते हैं पूर्णतया बेलोचदार, ठीक है, यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक। देखो इलास्टिक मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, तो इन इलास्टिक मतलब जिसमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। तो इसकी डिग्री हमेशा किसके बराबर आएगी, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0। और जो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, जैसे हमारा जो इलास्टिक, उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, पूर्णतः लोचदार, और इसको कहेंगे पूर्णतः बेलोचदार। अब एक होती है इकाई लोचदार, इकाई लोचदार यानी कि यूनिट इलास्टिक, जहां पे, ठीक है, उसको बोलेंगे 1। और जो 1 से चल के अनंत की तरफ जाएगी, इनफाइनाइट, उस इलास्टिसिटी को बोलते हैं मोर देन 1, यानी कि लोचदार। भाई इकाई लोचदार से लोच बढ़ेगी तो कहां तक चली जाएगी, पूर्णतः लोचदार तक। इकाई लोचदार से लोच घटेगी, बेलोचदार होगी तो कहां चली जाएगी, 0 तक। इसको बोलते हैं एडी
लेस देन 1, सॉरी ES, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या फर्क है इनमें, इनके डायग्राम कैसे होते होंगे वो मैं बताता हूं। जब हम प्राइस में देखो कैसे करना है, आंसर हमारा इनफाइनाइट आना चाहिए। कैसे, अगर मैं इसको लिख दूं 10/0, तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, आंसर क्या आएगा 0। अब हमारा जो बेस है वो तो क्या है प्राइस, और जो ये क्या बोलेंगे इसको अपवर्ड है, इनको बोलते हैं, अरे क्या कहते हैं उसमें, न्यूमिनेटर, इसको क्या कहते हैं न्यूमिनेटर। ठीक है, न्यूमिनेटर में क्या आएगा क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। तो यहां जो प्राइस में तो क्या चेंज हो रहा है 0 या बहुत कम चेंज, लेकिन हमारी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाता है, इसलिए हमारे ऐसे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी क्या होगी पूर्णतः लोचदार। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई में जो परिवर्तन आएगा वो अत्यधिक हो जाएगा। लोचदार में क्या है, अब मैं यहां कह रहा हूं कि मेरा आंसर 1 से ज्यादा है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, तो हमारा आंसर आएगा 1.2। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा प्राइस में 10 रुपए का चेंज, 10% चेंज, लेकिन क्वांटिटी में 12% चेंज। कि प्राइस में क्वांटिटी में प्राइस से अत्यधिक परिवर्तन आता है। ठीक है, क्वांटिटी में क्या है चेंज ज्यादा है, किससे, प्राइस में चेंज से, प्राइस के चेंज से। तो ऐसे केस में प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कैसी मानी जाएगी लोचदार। ठीक है, अब बारी आती है इकाई लोचदार। यहां मैं क्या कह रहा हूं, मेरा आंसर क्या होना चाहिए 1, तो 10/10, यानी कि जितना परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा उतना ही चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होगा। तो ऐसे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी क्या कहलाएगी इकाई लोचदार, यानी कि यूनिट इलास्टिक। अब बारी आती है इनइलास्टिक यानी कि बेलोचदार की, या इसको हम रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो यहां मैं क्या कह रहा हूं, मेरा आंसर 1 से कम आना चाहिए, तो मैं लिखूंगा 9/10, जिसका आंसर आएगा 0.9। ठीक है, तो 0.9 के केस में क्या हुआ, यानी कि मैं प्राइस में तो चेंज क्या कर रहा हूं ज्यादा, और क्वांटिटी सप्लाई में चेंज क्या आ रहा है उसके कंपैरेटिवली कम। तो ऐसे केस में प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कैसी मानी जाती है बेलोचदार, यानी कि रिलेटिवली इनइलास्टिक। और पूर्णतः बेलोचदार मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक। तो यहां मेरा आंसर सप्लाई का कैसा आना चाहिए 0। तो 0 कब आएगा, जब मैं इधर कोई चेंज ना करूं, तो इसको जब तुम आंसर लिखोगे तो क्या आएगा 0 लिखोगे। इसका मतलब क्या चेंज हुआ कि प्राइस में तो फिर भी चेंज हो सकता है, लेकिन हमारी क्वांटिटी में या तो कोई चेंज नहीं होगा या बहुत ही माइनर चेंज होगा, बहुत ही कम। तो ऐसे केस में इलास्टिसिटी कैसी मानी जाएगी परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, अब इनके डायग्राम की बात करें तो ये जो प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी होगी, इधर तो बोलोगे इनफाइनाइट, जो हमारी वर्टिकल लाइन में होगी उसको बोलोगे इक्वल्स टू 0, जो एग्जैक्ट सेंटर में होगी उसको बोलेंगे इक्वल्स टू 1, जो थोड़ी फ्लैटर होगी, चलो एक में तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो जब हमारे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होगी पूर्णतः लोचदार, तो हम सप्लाई जो हमारा जो कर्व बनेगा वो कैसा होगा ये इनफाइनाइट, और यही हमारे लिए क्या होगा सप्लाई कर्व नंबर 1। नंबर 2 में लोचदार इलास्टिक, यानी कि आंसर 1 से कम। देखो कैसे करना है, तुम्हें प्राइस में चेंज तो 10 रखना है और क्वांटिटी में 12। क्या मतलब है इसका, अगर हमारा प्राइस इतना है, हम इतनी यूनिट सप्लाई करते हैं, ठीक है, मैंने प्राइस में तो चेंज किया बहुत थोड़ा, मैंने थोड़े से बढ़ाया, लेकिन सप्लाई में चेंज ज्यादा आ गया, तो यहां जो थोड़ा कर्व बनेगा कैसे बनेगा फ्लैट। तो ऐसे केस में प्रोडक्ट की जो इलास्टिसिटी होगी वो कैसी होगी मोर देन 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 लोचदार, यानी कि आंसर क्या आएगा 1, तो 10/10, 10/10। क्या मतलब हुआ, प्राइस इतना था क्वांटिटी इतनी, जितने परसेंटेज से मैंने प्राइस बढ़ाया उतने परसेंटेज से ही हमारी क्या होगी क्वांटिटी बढ़ गई, और एकदम एक्यूरेट हमारा जो डायग्राम बनेगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो क्या होगी इक्वल्स टू 1 हो जाएगी।
फिर हम चलते हैं बेलोजदार, ये हो गया थर्ड नंबर। अब हमारी बारी है फोर्थ की, जहां पे हमने लिखा है बेलोजदार रिलेटिवली इनइलास्टिक, यानी कि लेस देन 1। तो लेस देन 1 का केस क्या था, 9/10। प्राइस में तो 10% चेंज और क्वांटिटी में 9% चेंज करो। तो जब एक नॉर्मल प्राइस इतना था तो इतनी क्वांटिटी बेचता था, मैंने प्राइस बढ़ाया इतने से लेकिन सप्लाई बढ़ी मेरी कम से, तो यहाँ थोड़ा स्टीपर बनेगा डायग्राम, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कैसी मानी जाएगी, लेस देन 1, ठीक है। और जब हम बात करें परफेक्टली इनइलास्टिक, पूर्णतया बेलोचदार, जहां पे इलास्टिसिटी किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के, तो 0/10। तो फिफ्थ डायग्राम जो हमारा होगा वो कैसा होगा, ये भाई मैं प्राइस में भले ही कितना चेंज कर लूं, ठीक है, लेकिन हमारी क्वांटिटी में कोई चेंज या बहुत कम चेंज, तो प्राइस बढ़ा दिया तो भी सेम क्वांटिटी, घटा दिया तो भी सेम क्वांटिटी, इसलिए ES इक्वल्स टू क्या होगा, 0।